नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस खास कार्यक्रम में, जहां आप जानते हैं हर दिन नई नई शख्सियतों की जिंदगी के बारे में। आखिर हर सफल शख्स जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किन चुनौतियों और संघर्षों को पार करता है। मास्टर्स बाहर से कर आया। उसके बाद मैंने कई हॉस्पिटल्स में जॉब की है। कानपुर में कार्डियोलॉजी सेंटर है, जो हार्ट रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे काम किया। उसके बाद मैंने 2010 में अपना पहला क्लिनिक डाला और मेरे जो हम लोग इस समय ट्रीटमेंट देते हैं वो, मैं चूंकि मैनुअल थेरेपिस्ट हूँ, सर्टिफाइड मैनुअल थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं मैनुअल पे बेस ज्यादा रहता हूँ, ऑल्दो मशीनें यूज करता हूँ। और मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो चुके हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के केसेस आते हैं। मोस्टली औरतों के सबसे ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस रहते हैं, नर्व डिकम्प्रेशन या स्पाइनल कॉर्ड डिकम्प्रेशन के भी केस रहते हैं, और औरतों के कई सारे केस भी रहते हैं। साथ में न्यूरो के भी केस में हम लोग रिहैबिलिटेशन कराते हैं। मेरे पास पूरी एक टीम है, मेरे पास 10 फिजियोथेरेपिस्ट की पूरी एक टीम है। मैं चूंकि ओनर हूँ, तो मेरा काम होता है मेनली मैनुअल थेरेपी प्रोवाइड करना या गाइड करना। अपने जो बच्चे हैं मेरे साथ, जो मेरे साथ जूनियर हैं, जो सारे फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ। और हमारे यहाँ सारी जो बेसिक फैसिलिटीज सारी है मेरे पास। में आप जो भी मशीनें यूज करते हैं वो सारी मशीनें होती हैं, और मोस्टली सारे ट्रीटमेंट है रिहैबिलिटेशन के लिए। मेरे पास पूरा 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है जहाँ पे पूरा रिहैबिलिटेशन है, और 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है जहाँ पे सिर्फ हम इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करते हैं। तो पिछले 10 साल से हम इस काम में। मेरा बचपन, मैं बेसिकली कानपुर में ही बोर्न हुआ, और चूंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से था। फादर मेरे इनकम टैक्स ऑफिसर थे, और फैमिली हमारी जो है, हमारी फैमिली में ऑलरेडी 10 डॉक्टर हैं। मेरी सिस्टर है, वो भी डॉक्टर हैं। तो पहली चॉइस तो मेरी थी कि मैं एमबीबीएस ही करूंगा। प्रिपरेशन की मैंने, और प्रिपरेशन में बस ये था कि एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा था। मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ, पर हर बार बीएचएमएस। उसी समय कानपुर मेडिकल कॉलेज में एक पांडे जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि फिजियोथेरेपी एक चीज है, आप एक बार उसको, वो मुझसे काउंसलिंग में ही मिले थे, पहली मेरी काउंसलिंग जीएसवीएम में ही होती। तो उन्होंने बताया फिजियोथेरेपी करके एक चीज है, आप देखिए। मैंने इसके लिए पता करना चालू किया, तो मुझे लगा कि अब बीडीएस मुझे मिल रहा था रामा में उस समय, तो मैं इसलिए बीडीएस नहीं ज्वाइन किया कि मुझे लगा कि मुझे पूरे शरीर को ट्रीट करने में ज्यादा फायदा है। तो मैंने फिजियोथेरेपी को ज्वाइन करने का सोचा। उसी समय कानपुर यूनिवर्सिटी में तो ये नहीं चालू हुआ था बैचलर, तो साई कॉलेज था जो कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, और यूपी में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज था उस टाइम पे वो। मैंने वहां पे अप्लाई किया, और गॉड फॉर अ गॉड ग्रेस की तुरंत ही मेरा, उस समय तो एडमिशन भी थोड़ा मुश्किल से होते थे, तो इजिली हो गया मेरा एडमिशन वहाँ पे। और फिर मैं वहां से मैंने बैचलर किया। बैचलर में ऊपर वाले की दया रही है कि अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छे से हुई। उसके बाद मैं चला गया अपोलो हॉस्पिटल इंदौर में, सीएचएल अपोलो करके। मैंने वहां से अपनी इंटर्नशिप, फिर मैंने इंदौर में ही बॉम्बे हॉस्पिटल ज्वाइन किया। वहां पे मैं कुछ समय रहा, फिर घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे वापस कानपुर आना था। तो यहाँ पे मुझे लगा नहीं कि फिजियोथेरेपी का इतना स्कोप नहीं था। तो चूंकि मैं वहां पे 10-10 घंटे काम करता था, और कानपुर में उस समय फिजियोथेरेपी इतना लोग जानते नहीं थे, और क्योंकि मैंने कार्डियोथोरेसिक पे काम किया था, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल और बॉम्बे हॉस्पिटल ये मोस्टली कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के लिए ज्यादा फेमस था। तो मैंने कार्डियोथोरेसिक पे काम किया था, तो मैं कानपुर के कार्डियोलॉजी सेंटर में चला गया, और वहाँ के डायरेक्टर से डायरेक्ट मिला। मैंने उनसे बोला कि सर, मैं चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास काम में नहीं था, और मुझे लगा कि इस इंस्टीट्यूट में लोगों को जरूरत है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। तो मैंने कार्डियोलॉजी ज्वाइन किया। वहाँ के जो हमारे डायरेक्टर उस समय डॉक्टर जेएल साइनी सर थे, उन्होंने मुझे इस चीज के लिए तुरंत अप्रूव किया कि ठीक है, आप काम कर सकते हो। तो मैं सिर्फ 2 घंटे वहाँ पे आईसीयू देखता था। आईसीयू में फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट करता था। और धीरे धीरे वहां पे डिमांड बढ़ने लगी। 2 घंटे से 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से 4 घंटे हो गए। पेशेंट अभी तक डॉक्टर को धीरे धीरे फिजियोथेरेपी की वो समझ में आने लगी कि फिजियोथेरेपी अगर कराते हैं तो उसमें क्या हुआ कि जब वो और ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ने लगी, तो वहां के डायरेक्टर सर ने एक बार हमसे कहा कि एक काम करते हैं, आपको एज अ हॉस्पिटल रेंट पे, मतलब हॉस्पिटल के खर्चे पे आपको हम, चूंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट तो जॉब मिल नहीं सकती थी, तो आपके हॉस्पिटल के खर्चे पे हम आपको यहाँ पे रख लेते हैं, और आपका जो वर्किंग आ रहे हैं वो 4 घंटे ऑफिस के लिए कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत छोटा अमाउंट था, 4,000 रुपए, 5,000 का अमाउंट था।
तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। अच्छा एक्सपीरियंस था, वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे थे और वहाँ पे हमारी एक मैम थी, स्मिता मैम, जिनके अंडर में मैंने काम किया। वो कार्डियोलॉजी में वो थी, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के एचओडी थी। उनसे भी बहुत कुछ सीखा मैंने। फिर समय बीतता गया। 2010 में डॉक्टर जेएल साहनी से मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ अपनी लाइफ में। वो सर्जन थे और डीएम कार्डियो थे और कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर भी थे और उनको खुद पार्किंसन थी। तो मेरा सौभाग्य है कि उनको मुझे ट्रीटमेंट देने का मौका मिला। तो जब आप ट्रीटमेंट देते हो तो आप पर्सनली उनसे मिलना रहता है आपका। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मनीष तुम अपना क्लिनिक क्यों नहीं डालते हो। फिर मैं दिमाग में आया कि चलो मैं अपना क्लिनिक चलता हूँ। 2010 के एंड में मैंने अपना पहला क्लिनिक डाला कानपुर में। तो वहां से जर्नी मेरी क्लिनिक की स्टार्ट हुई। जब मैं प्रैक्टिस में आया तो मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की धीरे धीरे। तो उस समय मेरे लिए जो इंस्पायरेशन, जो मुझे इंस्पायर करते थे वो डॉक्टर जेएल साहनी थे। उन्होंने मुझे बताया कि मनीष अपने काम पे जब आप अपना फोकस रखते हो और आपको आपकी एबिलिटी रहती है, तो ये मैं बताऊंगा अभी आपको। उन्होंने मुझे 3 सक्सेस के मंत्र दिए थे और जो सच में बहुत अच्छे थे। तो मेरा पहले जो जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया वो थे हमारे जेएल साहनी सर। उसके बाद में जब मैनुअल था, तो उस समय तो मैं जनरल फिजियोथेरेपी करता था, मैनुअल थेरेपी बहुत ज्यादा नहीं करता था। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा तो मैंने मैनुअल थेरेपी की बहुत सारी वर्कशॉप की। मैंने 2 इंटरनेशनल वर्कशॉप की, नेशनल वर्कशॉप की और उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया वो थे डॉक्टर उमाशंकर मोहंती सर। मोहंती सर से मैंने मैनुअल थेरेपी का पूरा कोर्स किया। उनका डेडिकेशन काम को देख के मुझे लगा कि शायद मैं अभी उतना नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ जैसे वो करते हैं। वो अपने वर्कशॉप में इतनी मेहनत कराते थे हम लोगों से, तो फिर मैं उनको देख के इस चीज को महसूस किया कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो मेरे पहले रोल मॉडल अगर आप कहेंगे तो सानी सर थे, जिन्होंने मुझे प्रैक्टिस करने का तरीका बताया कि आप शुरुआत कैसे करते हैं। और दूसरे रोल मॉडल जो थे मेरे वो उमाशंकर मोहंती सर थे। ऑल्दो और भी बहुत सारे रहे। हमारे एक संजय भगत सर थे, हमारे कॉलेज के टीचर थे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, पर्सनली सिखाया। मैं हमारे अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर उनका भी नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, तो सचिन सर थे अपोलो हॉस्पिटल में। अपोलो हॉस्पिटल में सचिन सर थे। सचिन सर ने भी मुझे काफी सिखाया। और उसके बाद मैं जो मेरे ऊपर इस चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट था वो उमाशंकर मोहंती सर का था कि मैनुअल थेरेपी मुझे यूज करनी है अपने प्रैक्टिस में और उसका रिजल्ट अच्छा है। साथ में मेरे फैमिली का मेरे पास सपोर्ट था। मेरी मदर है, मदर अब तो नहीं है, लेकिन मेरी मदर का बहुत सपोर्ट था मेरे साथ हमेशा, हर पल पे। कई बार बहुत बार ऐसा आता है कि आप एक जिस समय आप, आज तो फिजियोथेरेपी लोगों को बहुत पता चल गई है कि फिजियोथेरेपी का स्कोप बढ़ गया, लोग जानने लगे, लेकिन उस समय पे कई बार ऐसा हुआ कि बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट आया। लेकिन उस जगह मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने हमेशा मुझसे बोला कि नहीं तुम बेटर कर सकते हो, परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। तो मेरी लाइफ में जो ये 3 लोग रहे हैं इनका बहुत इफेक्ट रहा है मेरे ऊपर। ड्यूरिंग कोविड, जब कोविड आया तो पहले तो शुरुआत में जब तक कि पहले लॉकडाउन लगा तो उस समय मैं पूरा अपना फैमिली के साथ था और लेकिन मैं साथ में कुछ सेवा कार्यों में लग गया। चूंकि मैं अपने एक स्पिरिचुअल उसमें जुड़ा हुआ हूँ, तो वहां से मैं उसमें जुड़ गया और मैंने वहां पे जो प्रवासी मजदूर होते थे उनका क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। को जाके एक्सरसाइज कराता था, काउंसलिंग करता था और साथ में उनको प्राणायाम है, योगा है, इन सबको मैंने कराया उनको, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने जब ये सब पूरा काम किया उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे कभी मेरे पास कोई पेशेंट आया या घर आ गए तो मैंने उनको घर में फ्री ऑफ, मैंने कोविड में कभी किसी से कोई चार्ज नहीं किया। ड्यूरिंग कोविड मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया और सबको कोशिश की कि अपने आप से जो बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूँ दिया। सेकेंड वेव थोड़ा सा मेरे लिए ज्यादा नुकसानदेह रहा क्योंकि ड्यूरिंग कोविड मेरी मदर को कोविड हो गया, मेरी फैमिली में आ गया और ड्यू टू कोविड मेरी आज मदर नहीं है हमारे साथ। तो उस समय को मैं आज एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, मुझे पता ही नहीं है कि वो समय कैसे निकला, क्योंकि मैं खुद स्टेबल नहीं था उस टाइम पे। तो बाकी कोविड के टाइम पे पहले फर्स्ट वेव में तो काफी अच्छा रहा जब सबको सेवा करने को मिली। मैंने
कई जगह काम भी किया जहाँ पे खाना बनता था, तो वहाँ खाना बनवाने भी जाता था। रोटी बनाने का एक्सपीरियंस पहली बार लिया, सब्जी में कैसे मसाले पड़ते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां कैसे जलाई जाती हैं, तो हमने ड्यूरिंग कोविड सीखा। उससे पहले तो कभी नहीं किया। मुझे लगता है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, अब तो फिजियोथेरेपी का स्कोप बहुत अच्छा है, बशर्ते कि आपका जो उसके लिए व्यू है वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। आप अच्छे से देखते हो अपने प्रोफेशन को, तो आपके लिए प्रोफेशन बहुत अच्छा है। आप अच्छे से पढ़ाई करो। मेरा मानना है कि ये जो डिस्टेंस वाले जो कोर्सेज है ना, ये मत करिए। आप रेगुलर कॉलेज जाके रेगुलर ओपीडी करिए, रेगुलर क्लासेस करिए, फिर उससे जो आप तैयार होकर आते हो तो आपका लेवल अलग होता है। आज भी क्या है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलते हैं ना कि आप डिस्टेंस से कर रहे हो, तो मैं सबसे यही कहूंगी ये मत करिए, रेगुलर कोर्सेज करिए प्रॉपर। और भविष्य मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा है। अगर आप इस चीज को बहुत पॉजिटिवली करते हो तो हर फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में जाते हो, ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो और पीडियाट्रिशियन, स्पोर्ट्स, हर फील्ड में। तो मैं बच्चों से भी यही कहूंगा कि मेहनत करना हर जगह जरूरी है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो और इस पे ध्यान देते हो तो आपका फ्यूचर अच्छा है इसमें। अगर मुझे कोई टाइम मशीन मिल जाए, मैं अपने बैक से उसमें चला जाऊं, तो मैं अपना बचपन जीना चाहता हूँ अपनी मम्मी के साथ, जो मुझे सबसे ज्यादा मिस करता हूँ। और उसके बाद मैं अपनी कॉलेज लाइफ को एक बार वापस से जीना चाहता हूँ। बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी कॉलेज लाइफ में, तो अब वो नहीं करना चाहता दोबारा। तो अगर मुझे दोबारा मौका मिल जाए तो मैं जरूर हर हाल में ये दो चीजें तो चाहूंगा। देखिए, इस समय लगभग मेरे साथ, मैं अंदर नहीं बोलता, मैं सबको अपना एक टीम मेंबर मानता हूँ। मेरे साथ जितने भी जूनियर हैं वो मेरे टीम मेंबर हैं, हम लोग मिलकर काम कर पाते हैं। कोई सीनियर जूनियर से नहीं काम होता। मेरे जितने भी बच्चे हैं, लगभग 10 का स्टाफ है मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ कि जो नए बच्चे आते हैं उनको सिखाता हूँ, ट्रीटमेंट का पैटर्न बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि खुद क्या कर रहा हूँ। मैंने कभी भी आज तक कोई भी मैनुअल या कोई भी प्रैक्टिस पर्दा डाल के नहीं किए। अपने जूनियरों से नहीं छिपाया। अपने हर जूनियर को, जूनियर ने जो भी मुझसे बोला है, जूनियर पढ़ने वाला है, और वो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप आके मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। 10 बार पूछो तो 10 बार बताऊंगा बच्चे कि आप रिजल्ट अच्छा दो, आप अच्छा ट्रीटमेंट करो। किसी भी पेशेंट के घर नहीं जाता, और अगर किसी के पास जाता भी हो तो उनसे चार्ज नहीं करता, वो सेवा में जाता है। मैं अपने बच्चों को, जो भी मेरे जूनियर हैं, उनको होम विजिट देता हूँ, और ड्यूरिंग होम विजिट उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, हर पेशेंट के पास मेरा नंबर होता है। वो मुझे अगर कॉल करेंगे तो मैं उनके घर जाऊंगा भी देखने, तो कभी चार्ज नहीं करता। अपने जूनियरों को एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ गलती कर रहे हैं या किस जगह पे रिकवरी क्यों स्लो है। उसके अलावा जो क्लिनिक में जब मैं रहता हूँ तो मैं एक्चुअली मैं इलेक्ट्रोथेरेपी खुद नहीं यूज करता। बच्चे सारे इलेक्ट्रोथेरेपी यूज करते हैं, मैं सिर्फ मैनुअल थेरेपी देता हूँ लास्ट में। लेकिन इलेक्ट्रोथेरेपी में भी मैं बच्चों को पैटर्न बताता हूँ, टाइमिंग बताता हूँ, डोजेस बताता हूँ। तो इस तरह से हम लोग पूरा मिलकर काम करते हैं, और मैं अपने जूनियरों के साथ बहुत फैमिलियर रहता हूँ। मतलब वो एज अ सीनियर जूनियर नहीं रहता, और बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह, बहनों की तरह है। मेरे क्लिनिक पे जितना भी स्टाफ है, उनका फीडबैक हमेशा यही रहा है कि सर आपके साथ कम से कम सीखने को तो मिलता है। आज तक मेरे पास करीब 50 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे क्लिनिक पे काम करके आज अपने क्लिनिक डाल रहे हैं। मेरे अगर कोई भी बच्चा हमसे बोलता है कि सर हमें अपना क्लिनिक डालना है, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। मैं उनसे कभी नहीं कहता नहीं तुम मेरा काम करो। अगर उनको डालना है और उनको क्लिनिक के लिए जरूरत पड़ती है, वो बताता हूँ। इवन उनको फोन पे भी कभी कोई केस फंस गया या कुछ आ गया, सर इसमें क्या करना है, वो भी बताता है। इवन उनके क्लिनिक पर जाके कभी कोई पेशेंट देख लेता हूँ, तो उनको सपोर्ट करने के लिए। एक्चुअली में मुझे लगता है कि कमा तो मैंने बहुत लिया। अगर आप अपनी फील्ड उठा पाए तो जो बच्चे निकलेंगे अच्छा काम करेंगे, तो हमारी फील्ड अच्छी होगी। आखिर में जाते जाते मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ कि मुझे कार्डियोलॉजी के जो डायरेक्टर सर थे, डॉक्टर थे, उन्होंने सक्सेस का एक मंत्र दिया था। तो उन्होंने कहा कि मनीष, जब भी आप अपना प्रैक्टिस पे आना तो AAA याद रखना। मैंने सबसे पूछा सर ये AAA क्या चीज है? तो उन्होंने कहा सबसे पहला फर्स्ट ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। आप अवेलेबल हो, सबसे पहला आप अपने क्लिनिक पे टाइम दो। अवेलेबल हो, पेशेंट हो ना हो, ऐसा ना हो कि आप बाहर जाने के चक्कर में क्लिनिक को छोड़ दो। पहला होता है अवेलेबिलिटी, आप अवेलेबल हो रहे हो। दूसरा आपका होता है एबिलिटी, आपने अपने आप को कितना एबल करके रखा है, उसके लिए हमेशा करते रहो। आप हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे जो नए जूनियर आते हैं, जो मास्टर्स करने जाते हैं, नया कोर्स पढ़ रहे होते हैं, मैं उन सबको कहता हूँ कि तुम कुछ भी नया पढ़ो, मुझे जरूर बताओ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ नया सीखने की। तो जैसे मैं ड्राई नीडलिंग करता हूँ,
तो ये सब सारे कोर्स हैं, ये सब नए नए कोर्स है, तो मैं हर नए कोर्स को कोशिश करता हूँ कि अडेप्ट कर लूँ। और तीसरा उन्होंने बताया कि एसेसिबिलिटी, कि आप कितनी कोशिश कर रहे हो। पेशेंट को दिखना चाहिए कि आप कोशिश कर रहे हो उसको ठीक करने की। अगर आपने उसको कोशिश की ठीक करने की, तो आज नहीं तो कल पेशेंट ठीक होगा। लेकिन आप एक धर्रे पे ट्रीटमेंट चलाते चले जाते हो। जनरली क्या होता है कि ट्रीटमेंट चल रहा है और लोग उसी पे ही चलते चले जा रहे हैं। नहीं, आपको हर बार कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ नया करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये 3 ए जो भी अपनी लाइफ में ले लेता है, और मेरे सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि मैंने तीनों ए को अडॉप्ट किया, और इसके लिए मैं पूरी जिंदगी सानी सर का शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर जेएल सानी सर का, जो कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर थे। थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और थैंक यू वर्क मॉप टीम को मैं थैंक यू बोलूंगा। और ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप वर्क मॉप की एप्लीकेशन डाउन करें और उसका ये वीडियो आपको मिलेगी। थैंक यू।